ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है, ना ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने की। अस्सलाम वालेकुम। 31 मई 2024 को आप ये व्लॉग देख रहे हैं। जो लोग कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, वही लोग सियासत तो छोड़ो, उसकी छोटी छोटी बातें भी जो उनसे मुताल्लिक इमरान खान ने कहीं उनको सच्चा साबित करने पर लगे हुए हैं। अभी आपने क्लिप देखा जिसमें इमरान खान कह रहा था कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं, दूसरा ये इल्म हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते। इस जुमले को भी नून लीगियों और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने सच्चा साबित कर दिया। कल इमरान खान का मेहदी हसन के साथ एक इंटरव्यू शाया हुआ और वो जिस वेबसाइट पर शाया किया गया उस पर लिखा था पेड। उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेकर कनीज़े सोयम हिना परवेज भट्ट ने ट्वीट किया कि पैसे लो और इंटरव्यू दो। ये हिना परवेज भट्ट कौन है? मखसूस नशिस्त पर बनने वाली MP यानी पंजाब असम्बली की रुकन। जहां तक मेरी मालूमात हैं 2019 में पंजाब असम्बली के हर रुकन की बुनियादी तनख्वाह 76,000 रुपए, महाना टेलीफोन अलाउंस 10,000, इमदादी अलाउंस 15,000, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 10,000, हाउस अलाउंस 50,000 और यूटिलिटी अलाउंस 15,000 रुपए महाना थे। तनख्वाह और तमाम अलाउंसेस मिलाकर हर रुकन को महाना 1,76,000 रुपए मिलते थे। पंजाब असम्बली और कमेटियों के इजलासों के दौरान तमाम अराकीन को अलग एजाजिया और अलाउंसेस दिए जाते थे, फिर प्रोटोकॉल भी अलग। और ये इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात है, अब शायद ये तनख्वाह 2 लाख से ज्यादा है और ये सारा खर्चा मैं और आप उठाते हैं। यानी हिना परवेज भट्ट जो मेरे और आपके टैक्स के पैसों पर पल रही हैं, गैर जरूरी तौर पर उनकी अकल की हालत जार देखिए कि इस इंटरव्यू पर जो पेड लिखा है उनके मुताबिक इसलिए लिखा है कि इमरान खान ने मेहदी हसन को पैसे दिए और उसने इंटरव्यू किया। लम्स वालों क्या बवासीर बना दियो भाई। इस जहालत अजीम पर खिराज तहसीन देने के लिए खुद मेहदी हसन को आना पड़ा और उसने बताया कि बाजी इसका मतलब यह है कि जिसने इमरान खान का इंटरव्यू जो उसने दिया है मुझे वो पढ़ना है, उसको पैसे देना होंगे। इसी तरह एक और शाहकार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शमा जुनेजो, जिनको सदर आसिफ अली जरदारी साहब से हाल ही में सितारा इम्तियाज मिला है, किस मेरिट पर मिला वो शमा जुनेजो साहिबा ने खुद बता दिया। वो मेहदी हसन से पूछ रही है कि क्योंकि ये जो वेबसाइट है, इस जो इमरान खान का इंटरव्यू है उस पर पेड कंटेंट लिखा है, तो इमरान खान ने तुम्हें कितने पैसे दिए? जिस पर मेहदी हसन ने जवाब दिया कि भाई पेड कंटेंट का मतलब होता है पढ़ने वाला पैसे देगा, ना कि इंटरव्यू देने वाला। इस जलालत पर भी शमा साहिबा का दिल नहीं भरा, बल्कि उन्होंने उसके जवाब में भी ट्वीट कर दिया कि मुझे याद है ऐसे ही एक जवाब ह्यूमन राइट्स वालों की जाली ऑर्गेनाइजेशन देने वाले नंगे हो गए थे क्योंकि वो यूथिए थे। यहां भी चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हिसाब है कि मेरे ट्वीट के 1 मिनट के भी अंदर मेहदी हसन के अकाउंट से न सिर्फ जवाब आया बल्कि तहरीक इंसाफ के मखसूस अंदाज में मजाक भी उड़ाया गया और यह भी यहीं से पकड़े गए। यानी शमा साहिबा की दिमाग की शमा बिल्कुल बुझ चुकी है। वो मेहदी हसन के वेरीफाइड अकाउंट को जाली कहते हुए ये दावा कर रही हैं कि ये अकाउंट कोई PTI वाला चला रहा है। यानी जो भी अकल की बात करे, ख्वाह वो बैनुल अक़वामी सहाफ़ी ही क्यों ना हो, उसका ताल्लुक ये लोग तहरीक इंसाफ से जोड़ देते हैं। तो ये तो खुद अपने हाथ से खुद को खोता साबित कर रहे हैं अपनी हरकतों से। इस तरह जिना बिल जबर किया गया है सितारा इम्तियाज जैसे अहम तरीन अवार्ड्स के साथ और कौमी खजाने के साथ कि इतने कम अकल, जाहिल, हट धर्म और नाअहल लोग 24 करोड़ आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स बना दिए गए। इसीलिए सोशल मीडिया बुरा लगता है क्योंकि जितना नंगा सोशल मीडिया ने इनको किया है और अब तक कर रहा है, इतने ये पहले कभी नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं कर सका क्योंकि वहां तो सब कॉल पर मैनेज किया जाता है, वहां तो सीधा चैनल के मालिक के गले में पट्टा डाल दिया जाता है, फिर पूरा चैनल ही वही जबान बोलता है जो उसको फीड की जाती है। लेकिन सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करोगे? क्या 24 करोड़ लोगों को कॉल करोगे, धमकाओगे या पैसे खिलाओगे? हर एक का अपना जहन है, अपनी जबान है, इसलिए सोशल मीडिया को आज सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए डिजिटल टेररिस्ट की इस्तिलाह मुतारिफ करा दी गई है। यहां पर एक और अहम खबर शामिल करूंगा कि कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जेर सदारत GHQ में 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फॉर्म ने अज़म किया कि 9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों, सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। रियासती इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। मजमूम
मासूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद ली जा रही है। 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी, शफाफ और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। इस खबर के साथ साथ नजम सेठी की कल की प्रेडिक्शन भी सुन लें कि सोशल मीडिया पर फिर क्रैकडाउन होने वाला है। ट्विटर के बाद वीपीएन और यूट्यूब को भी बंद किया जाएगा और उसके अगले मरहले में होगी शैतान सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले डिजिटल दहशतगर्दों की गिरफ्तारी। यानी मैंने जो पहले वाले व्लॉग में कहा था कि हुकूमत को चाहिए सब छोड़े, दुनिया भर में जो जेल बनाने वाली कंपनियां हैं उनको सरमायाकारी के लिए दावत दे, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त ना ज़राअत की जरूरत है, ना जदीद टेक्नोलॉजी की, ना डॉक्टर्स, ना इंजीनियर और ना ही किसी और सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की, बल्कि हमारे मुल्क की मईशत ठीक हो सकती है सिर्फ जेल बनाने वाली कंपनियों की मदद से। तो बैरून मुल्क की वो कंपनियां जो जदीद जेल बनाने में माहिर हों, फौरी पाकिस्तान आए, गवानता नामोबे जैसे जेल बनाएं, क्योंकि कुछ अरसे बाद 24 करोड़ में से 10-12 करोड़ अफराद तो जेल लाजमी जाएंगे। इस तरह सरमायाकारी भी बढ़ जाएगी, आपका ज़र मुबादला में भी इजाफा हो जाएगा। अफसोस दर अफसोस है कि हमारी पॉलिसियां हैं क्या। हमने हर मुल्क से अपनी मर्जी का काला कानून और मॉडल सिलेक्ट कर लिया है। चीन की तर्ज का सोशल मीडिया मॉडल लाएंगे, लेकिन यह भूल जाते हैं कि अगर चीन ने सोशल मीडिया पर सख्ती की है तो उस रियासत ने करप्शन के खिलाफ उससे ज्यादा सख्त फैसले किए हैं। करप्शन पर चीन में सजाए मौत है, लेकिन पाकिस्तान में जितना बड़ा करप्ट होगा उतना बड़ा ओहदा उसके पास होगा। हम सऊदी अरब के कवानीन की मिसाल देकर कोई ना कोई कानून पास कर देंगे सख्त, लेकिन यह भूल जाएंगे कि सऊदी अरब ने अगर कोई सख्त कानून अपने शहरियों पर लागू भी किया है तो उसके अलावा उसने अपनी आवाम को कितनी शाहाना जिंदगी दी है, कितनी सहूलियात दी है, कितनी आसाइशें दी है। मुझे तो लगता है कि हमारे मुल्क पर टीटीपी वाले हुकूमत करें जो कुरान और अहादीस में से मर्जी की आधी अधूरी आयात और हदीसें निकालकर अपनी दहशतगर्दी को जस्टिफाई करते थे कि देखो कुरान में ऐसा लिखा है, देखो हदीस में यह आया है। सानेहा एपीएस का मास्टरमाइंड मुझे आज भी याद है जो था, उसने उस बदतरीन दहशतगर्दी को किसी आयत या हदीस से ही साबित करने की कोशिश की थी, और आज यही हुकूमत कर रही है कि अपनी मर्जी के आधे अधूरे कवानीन तरक्की याफ्ता ममालिक से उठाकर इंपोज कर देगी और कहेगी देखो फला तरक्की याफ्ता मुल्क में जो है यह कानून इंपोज किया हुआ है इसलिए वो तरक्की करे। तो भाई वो मुल्क उस कानून की वजह से तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि तरक्की करने के बाद वो मुल्क ये कानून लेकर आया है, मगर समझे कौन। मुल्क में दहशतगर्दी है, सियासी बुरान है, मुआशी बुरान है, समाजी बुरान है, इखलाकी बुरान है, जमहूरी बुरान है, लेकिन पूरी हुकूमत पीछे पड़ी है सोशल मीडिया के। हर इदारे के लिए तमाम बुरानों का हल सोशल मीडिया को बैन करना है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी दहशतगर्दी डिजिटल दहशतगर्दी करार दे दी गई है और पूरी रियासत उसके खिलाफ क्रैकडाउन के लिए तैयार नजर आ रही है। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में सिवाय क्रैकडाउन के अगर कुछ हुआ है, कोई सरमायाकारी आई है, कुछ पॉजिटिव हुआ है, कोई माशी अच्छी खबरें आई हैं तो मुझे बता दें, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इसमें मुल्क का क्या फायदा हुआ, कौम का क्या फायदा हुआ, क्या मईशत बेहतर हुई, सिफारती महाज पर हमें कामयाबियां मिली कि जबानें बंद करने से हकीकत बदल जाती है? बिल्कुल नहीं। दूसरी अहम बात यह कि मामलात अब तहरीक इंसाफ से बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि पीटीआई और इमरान खान के साथ जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। ज्यादा सादा इमरान खान को फांसी हो सकती है या पीटीआई कलअदम हो जाएगी बस, लेकिन ये जितने भी कवानीन बन रहे हैं इनसे अब दूसरे इदारे मुतासिर होंगे। जैसे कि पहले नंबर पर अदलिया हुई, उसके बाद सहाफत होती हुई दिखाई दे रही है। फिर ये बात रुकेगी नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी और हर इदारा चाहे वो पार्लिमान ही क्यों ना हो मुकम्मल ये कानून बनाने वालों के कब्जे में चला जाएगा। और जब इन टॉयलेट पेपर्स की तरह इस्तेमाल होने वाले हुक्मरानों को यह एहसास होगा उस वक्त तक मामलात बहुत आगे जा चुके होंगे। ये समझते हैं कि जैसे सब सोचा है, प्लान किया है, वैसा ही चलेगा। भाई जो लंदन प्लान था ना उसको कितनी बार तब्दील करना पड़ा, क्योंकि हालात कभी भी मंसूबा साजों के हक में रहे नहीं। जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ सूरत हाल ग्राउंड पर नजर आई और इसी वजह से लड़ाई में तहरीक इंसाफ के साथ साथ अदलिया भी जद में आई, क्योंकि जब हालात काबू से बाहर हुए तो जजों को कॉल गई, धमकियां दी गई। जजों की बस हुई तो उन्होंने खत लिख दिया, बात ज्यादा बढ़ी तो कुछ जज बिल्कुल ही खड़े हो गए, बगावत कर दी, जिसके नतीजे में काजी साहब की होती हुई एक्सटेंशन भी बढ़ गई और तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें भी हुकूमत से वापस ले ली गई ताकि कोई आईनी तरमीम भी नहीं हो सकती। अब इसी तरह से जो सख्त तरीन कवानीन बनाए जा रहे हैं उनका सारे ही सहाफियों को एहसास हो रहा है, खुद नजम सेठी को भी हो रहा है। इसलिए अब सहाफियों के भी तेवर बदल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब तलवार उन पर भी गिर सकती है। इसलिए अदलिया के बाद महाजराई सहाफती तंजीमों और सहाफियों से होती हुई दिखाई दे रही है और इसी तरह इस लड़ाई
लड़ाई की जद में इदारे और अफराद आते चले जाएंगे और एक वक्त आएगा कि फिर एक तरफ यह कानून बनाने वाले और हुकूमत होगी, दूसरी तरफ 24 करोड़ अफराद। ये तो उन लोगों को भी अपने खिलाफ जंग में शामिल कर रहे हैं जो इस वक्त न्यूट्रल हुए हुए हैं। ये मेरा तज्जिया है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं काजी साहब की, जिनका मौजूदा बुरान में सबसे बड़ा किरदार है। 2 दिन से उनका वो खत डिस्कस हो रहा है जो उन्होंने बरतानवी सफीर को लिखा। तो कुछ लोगों ने काजी साहब की तवज्जो दिलाई है उस खत की जानिब जो 170 दिन पुराना है और उनके जवाब का मुंतजिर है। वो खत है जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन साहब का जो उन्होंने 11 दिसंबर को लिखा। उस खत में जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और काजी साहब पर फौजी अदालतों की इंट्रा कोर्ट अपील में बेंच फिक्सिंग का इल्जाम आयद किया था कि फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के लिए 3 रुकनी जजेस कमेटी में तय हुआ था कि अपीलों पर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा और पिक एंड चूज के तासुर को जायल करने के लिए सीनियर जजेस को शामिल किया जाएगा। मगर कॉज लिस्ट के मुताबिक 6 रुकनी बेंच बना जिनमें सीनियर जजेस भी शामिल ना थे। तो जनाब काजी फायज ईसा साहब, फौजी अदालतों का मामला बराह रास्त मुंसिफाना ट्रायल और अदलिया की आज़ादी से जुड़ा है जो कि अभी तक आपकी तवज्जो का मुंतजिर है। आपके नाक़िदीन के मुताबिक आप भी अब फौजी अदालतों पर वही मौक़िफ़ रखते हैं जो कि रियासती इदारों का शाही फरमान है और ये इल्ज़ाम भी आप पर मैं नहीं बल्कि आपके अपने ही लगा रहे हैं। हमारा चीफ जस्टिस भी उसी हुकूमती और अस्करी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और भी खबर सुन लें कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस स्पीड से इस्लामाबाद के तीनों हलकों के इलेक्शन केसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, अगले चंद हफ्तों में इस्लामाबाद के लोगों को उनका मैंडेट वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अगर कुछ अनहोनी ना हुई तो। इस्लामाबाद के हलका NA 48 में PTI रहनुमा अली बुखारी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर के फॉर्म 45 एक जैसे निकले। अदालत में मवाजना किया गया, नून लीगी उम्मीदवार ने फॉर्म 45 दिखाया ही नहीं। भरी अदालत में कहा कि हमारे पास तस्दीक शुदा फॉर्म 45 नहीं है, जिस पर नून लीगी उम्मीदवार पर 15,000 जुर्माना आयद कर दिया गया। अब आखिरी बात सुन ले, आप इमरान खान के खिलाफ जाते जाते हर इदारे के खिलाफ होते जा रहे हैं। मसला यह है कि अगर इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह कॉम्प्रोमाइज कर लेता या उसकी कोई कमजोरी होती तो तब ना इदारे इतने गंदे होते, ना निज़ाम इतना नंगा होता, या फिर इमरान खान जज्बात में आकर बगावत का ऐलान कर देता तब भी यह बयानिया बनाया जा सकता था कि इमरान खान को रियासत और रियासती इदारों पर यकीन ही नहीं। वो अदालतों से रुजू तो करता, बात तो करता, लेकिन उसने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। मसला यह हो गया कि इमरान खान की कोई कमजोरी भी हाथ नहीं लगी और ना ही किसी स्कैंडल में उसके खिलाफ कोई सबूत मिला। फिर जिसने भी ये कैलकुलेशन की थी कि वो जेल में हफ्ता भर रह नहीं पाएगा वो भी गलत साबित हो गई। फिर उसके खिलाफ अब तक कोई बगावत, किसी भी बगावत यानी 9 मई का कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ। कल ही उसको अदालत ने 9 मई में जो 2 मुकदमा थे उनमें बरी कर दिया है। फिर इमरान खान ने जो सबसे बेहतरीन काम किया वो ये किया कि बार बार अदालतों से सजा पाने के बावजूद बार बार अदालतों से ही रुजू किया, अपना मुकदमा पाकिस्तान के उन्हीं इदारों के जरिए लड़ने का ऐलान किया, अपना केस उन्हीं इदारों में चलाने का ऐलान किया जिससे उसे सजाएं मिली, जिसका नतीजा ये निकला कि जजों को बार बार कॉल्स गई, मदाखलत शुरू हो गई। फिर जजेस भी तंग आ गए। एक तो खान जेल में पाकिस्तान छोड़ने को तैयार नहीं, दूसरा अवाम उसके साथ 8 फरवरी को तारीखी सरप्राइज मिला, तीसरा जो मुकदमे बने वो भी खोखले, कोई सबूत नहीं मिला। तो अदलिया पर एक तरफ के साथ साथ दूसरी तरफ से भी प्रेशर बढ़ता चला गया और हालात आपके सामने। और अब अगला निशाना मीडिया नजर आ रहा है। तो हुकूमत ने जो है इमरान खान से नहीं बल्कि एक के बाद दूसरे इदारे और आइन से लड़ाई शुरू कर दी है। इमरान खान तो जेल में ही रहेगा, चाहे उस पर 200 मुकदमात बने या 400, मगर जो इस शहबाज शरीफ की हरकतें हैं और फैसले, उससे ये इमरान खान के साथ साथ जो लोग या इदारे उसके साथ हैं उनको भी अपने खिलाफ करता चला जा रहा है। आप मुझे बता दें, हर सेक्टर इनके खिलाफ है, मजदूर इनके खिलाफ हैं, साफी इनके खिलाफ होते जा रहे हैं, अदलिया भी अब तंग आ चुकी है। जजिस के आप रिमार्क्स देख लें, मईशत में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। हर माहिर मईशत मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बात कर रहा है। आम आदमी की तो आप बात ही छोड़ दें, अगर आप उससे इंटरव्यू करने जाएं तो वो इंटरव्यू इतना गालियों से भरपूर होगा कि आप उसको नेशनल टीवी पर चला नहीं सकते। तो ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत की बौखलाहट इनमें वाज़े दिखाई दे रही है और मुझे डर है कि शहबाज शरीफ जज्बात या नफरत में आकर कुछ ऐसे इकदामात ना उठा ले कि जिससे नून लीग की सियासत बल्कि कुछ खानदानों की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाए, क्योंकि एक्सपोज तो ये पहले ही हो चुके हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।